चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम बायोटेक्नोलॉजी का एक और नया लेक्चर देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम वेक्टर PBR 322 के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। एक्चुअली हमारे 3 वेक्टर होते हैं। टोटल कितने वेक्टर हमने एग्जाम्पल पढ़ रखे हैं? 3। पहला जो है वो आपका PBR 322, फिर है PUC 8 और उसके बाद है आपका TI प्लाज्मिड। ठीक है, मैं एक बार आपके लिए लिख देती हूँ कौन कौन से वेक्टर का हमने एग्जाम्पल दिख रहा है। वेक्टर का एग्जाम्पल है, एक है आपका PBR 322, दूसरा था आपका PUC 8, एक मिनट, PUC 8, तीसरा था आपका TI प्लाज्मिड। ठीक है, TI प्लाज्मिड। कल हमने वेक्टर PBR 322 के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया था, है ना। तो आज हम देखेंगे PUC 8 और TI प्लाज्मिड के बारे में। ठीक है, आज हमारा एजेंडा यही है कि हम समझ लें PUC 8 कैसे काम करता है, TI प्लाज्मिड कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो PUC 8। पहले हम PUC 8 को समझेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालते हैं PUC 8। उससे पहले एक बार PBR 322 रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। देखो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। PBR 322 में क्या था, आपको एक प्लाज्मिड देखने को मिला था जिसपे 2 सेलेक्टेबल मार्कर थे। एक सेलेक्टेबल मार्कर था आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, दूसरा था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। टेट्रासाइक्लिन पे 2 साइड थे, बाम H1 और दूसरा था साल 1। इस पे भी 2 साइड थे, एक था PST1 और एक था PUV1। ठीक है, PVU था, मैं बार बार ये मिस कर देती हूँ, PVU1। ठीक है, यहाँ पे था आपका इको R1, फिर था क्ला1, फिर था आपका हिंद 3 था यहाँ पे आपका था ROP और यहाँ पे आपका था ORI, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। और यहाँ पे एक और चीज़ था जो आपका था PVU सेकेंड। तो ये आपका क्या था, ये आपका वेक्टर प्लाज्मिड था। हमने क्या किया था, हमने बाम H1 जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का एक जीन है, अभी ये प्लाज्मिड क्या है, एम्पिसिलिन पे भी ग्रो कर सकता है, एम्पिसिलिन नामक एंटीबायोटिक पे भी ग्रो कर सकता है और टेट्रासाइक्लिन पे भी ग्रो कर सकता है। लेकिन जैसे ही हमने बाम H1 पे काट दिया, इसे काटने के बाद हमने क्या डाल दिया था, फॉरेन DNA डाल दिया था, बाहरी कोई DNA ला करके डाल दिया था, जो कि हमारा क्या था, वांछित DNA था, यानी डिजायर्ड DNA था, है ना, डिजायर्ड DNA था। डिजायर्ड DNA हमने यहाँ पे चिपका दिया, मतलब हमने क्या कर दिया, इस टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस को खत्म कर दिया। अब ये जो हमारा प्लाज्मिड है इसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट। जब हम किसी भी प्लाज्मिड में फॉरेन DNA लगा दें तो हम उसे क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट, यानी कि हिंदी में बोलो तो पुनर्योजित। ठीक है, पुनर्योजित क्या है, पुनर्योजित ये आपका प्लाज्मिड बन गया है। और ये पुनर्योजित प्लाज्मिड क्या टेट्रासाइक्लिन पे जिंदा रह पाएगा? नहीं। और इसी तरह से हमने डिसाइड कर लिया था, यही सेलेक्टेबल मार्कर का यही काम है कि अगर हमने पुनर्योजित प्लाज्मिड को, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो किया तो वो मर जाएगा। तो हम इसे इस तरह से पहचान लेते हैं कि जो मरा हुआ था वो हमारा क्या था, रिकॉम्बिनेंट DNA था। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट DNA कहो, प्लाज्मिड कहो, बात एक ही है, क्योंकि ये पूरा क्या है, DNA ही तो है। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली थी PBR 322 में। हमें ये बड़ी तामझाम वाली प्रोसेस लगेगी, थोड़ा सा निकाल के उसको मार रहे हैं तब जाके चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, आएंगे कलर के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर लेंगे कि आपका जो वेक्टर है वो रिकॉम्बिनेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। कलर के आधार पे हम ये आज पता कर लेंगे, कैसे, PUC 8 प्लाज्मिड के द्वारा। ठीक है, PBR 322 की खासियत थी वो एंटीबायोटिक के द्वारा पता करता था, उसके लिए सेलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक थे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, है ना। लेकिन PUC 8 के लिए एक आपका एंजाइम रहेगा जो कि कुछ कलर प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है, तो वो कलर के बेसिस पे हम क्या कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, अलग अलग कर पाएंगे पुनर्योजित को अपुनर्योजित से। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालते हैं आपका PUC 8। देखो अब हम दूसरा वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है PUC 8।
वेक्टर मतलब प्लाज्मिड वेक्टर की बात कर रहे हैं ना। कौन से वेक्टर? प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर है ना, प्लाज्मिड वेक्टर की बात कर रहे हैं। और कौन से प्लाज्मिड वेक्टर की? PUC8। P हमेशा स्मॉल लिखा जाता है, U और C कैपिटल, और ये 8, ठीक है। P मतलब होता है प्लाज्मिड, UC अगेन साइंटिस्ट के नाम है, जरूरी नहीं है तो हम याद नहीं करने जा रहे, ठीक है। चलो देखो, इसको भी मैं ऐसे गोल सा बनाऊंगी, ये क्या है? गोल सा ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका होता है लैक जेड जीन, लैक जेड जीन होता है, ठीक है। ये एक जीन है, आपने जब जेनेटिक्स में ओपेरॉन पढ़ा होगा ना, ओपेरॉन, वहाँ पे आपने देखा होगा कि लैक जेड जीन होता है, वाई जीन होता है, ए जीन होता है। ये आपको जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का आणविक आधार, वहाँ पे आपको देखने को मिला था लैक जेड जीन, जो कि क्या बनाता था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता था, ठीक है। एक बार मैं इसे मिटा रही हूँ क्योंकि ये जरूरी नहीं है, मैं बस याद दिलाना चाहती थी, ये आपने और कहाँ पढ़ रखा है, ठीक है। चलो, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आज समझने ही जा रहे हैं, मैं बस आपको रिलेट करना चाहती थी कि आपने वहाँ भी पढ़ा है, ठीक है। चलो, लैक जेड जीन, ठीक है। वापस से लैक जेड जीन पे भी क्या होगा? बहुत सारे, ये क्या है आपका? ये सेलेक्टेबल मार्कर है, किसके लिए? PUC8 के लिए। जो आपका PBr322 था उसके लिए सेलेक्टेबल मार्कर कौन था? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ये जो आपका लैक जेड जीन है वो किसके लिए सेलेक्टेबल मार्कर है? PUC8 के लिए, ठीक है। ओके, तो ये PUC8 के लिए सेलेक्टेबल मार्कर है। अब यहाँ पे जो मैं रेड कलर से बनाने जा रही हूँ वो सब क्या होंगे? क्लोनिंग साइट होंगे। इस पे क्लोनिंग साइट देखो, तो इस पे BAM-H1 होता है, इस पे होता है SMA1, ठीक है, इस पे ECO-R1, SMA1, ठीक है, और आपका HIND2, बहुत सारे इस पे क्लोनिंग साइट होते हैं। एक ही जगह पे बहुत सारे क्लोनिंग साइट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैंने तो कुछ लिख रखे हैं ना, बहुत सारे क्लोनिंग साइट होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपकी NCERT ने इसे कहा है मल्टीपल क्लोनिंग साइट, मल्टीपल, ये P है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग, अरे ये क्या हो रहा है? मल्टीपल क्लोनिंग साइट मतलब कि बहु क्लोनिंग स्थल, क्लोनिंग स्थल, यानी कि जो आपका PUC8 होता है ना, इसका नाम NCERT ने नहीं दे रखा है, लेकिन ये लैक जेड से होने वाला काम NCERT ने दे रखा है। तो NCERT हमें बड़ा उलझा देती है छोटी छोटी चीज़ें देके, तो हम उसे कंप्लीट डिटेल में समझ रहे हैं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको मार्क करा दूंगी कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, ठीक है। तो देखो, PUC8 में लैक जेड जीन क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर है, वर्ण योग चिन्हक है, और इस पे ये सारे रेड वाले क्या हैं? ये सारे क्लोनिंग साइट है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये क्या है? क्लोनिंग साइट, यानी क्लोनिंग स्थल है। यानी यहाँ पे अगर आप BAM-H1 नाम के BAM-H1 नाम के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटोगे तो यहाँ कटेगा, इससे काटोगे तब भी कटेगा, इससे काटोगे तब भी कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लैक जेड जीन, अगर आप किसी भी एंडोन्यूक्लियस से काटो तो कौन सा जीन कट जाएगा? लैक जेड जीन कट जाएगा। लैक जेड जीन का नॉर्मल काम क्या है? ये काम क्या करता है? लैक जेड जीन क्या काम करता है? सिंथेसाइज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एक एंजाइम होता है, वो बनाता है कौन? लैक जेड नाम का जीन। ये क्या है? ये पूरा डीएनए है, और डीएनए का छोटे से पार्ट को ही हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ये तो मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था। तो ये लैक जेड जीन है जो कि सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर रहा है, और ये करता क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम के एंजाइम को बनाता है। जिस भी बैक्टीरिया के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा वो ब्लू कलर की दिखाई देती हैं। कौन से कलर की दिखाई देती हैं? ब्लू कलर की, ब्लू कॉलोनीज, ठीक है। नीली कॉलोनी दिखाई देती है उसकी, कॉलोनी मतलब ग्रुप, इकट्ठा, नीली कॉलोनी आपको दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही अगर हम BAM-H1, ECO-R1 या किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इस जगह को काट देंगे और काट करके हम क्या डाल देंगे? फॉरेन डीएनए,
क्या डाल देंगे, फॉरेन डीएनए यानी विजातीय डीएनए या वांछित डीएनए। हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए या जिसको आप कहते हो विजातीय डीएनए। ब्लू मार्कर मैंने कहाँ रख दिया, आप इसे क्या कहते हो, विजातीय डीएनए। हिंदी में आप इसे कहते हो विजातीय डीएनए या फिर इसी का दूसरा नाम होता है वांछित डीएनए, वांछित डिजायर्ड डीएनए। ठीक है, जैसे ही आपने इसको यहाँ लगा दिया तो क्या लैक जेड जीन अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसाइज कर पाएगा, नहीं, सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा तो ब्लू रंग हमें दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ब्लू रंग दिखना बंद हो जाएगा तो हम समझ लेंगे हमारी जो वो बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो क्या है, वो पुनर्योजित हो चुकी है, उसके अंदर वांछित डीएनए आ चुका है। ठीक है, चलो इसको अच्छे से लिखते हैं और एक बार और मैं आपको समराइज करके बता दूंगी हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं मिटा के आपको लाइन बाय लाइन चीजें लिखवाती हूं। देखो देखो हम क्या कर रहे हैं, PUC8 नामक प्लाज्मिड में, आप मेरे साथ साथ लिख लो इस चीज को, प्लाज्मिड में लैक जेड जीन पाया जाता है, ठीक है, यह जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम बनाता है। यह एंजाइम जीवाणु को नीले रंग से प्रदर्शित करता है, यदि हम वांछित डीएनए, विंछित लिख दिया मैंने, एक मिनट, यदि हम वांछित डीएनए को लैक जेड जीन की जगह डाल दें यानी इंसर्ट कर दें, ठीक है, तो जीवाणु रंगहीन, जीवाणुओं की कॉलोनी लिखूं तो ज्यादा बेहतर है, जीवाणु, क्योंकि अकेला जीवाणु तो होता नहीं है ना, जीवाणुओं लिख दिया मैंने, एक मिनट, बड़ा दिक्कत होता है लिखने में। जीवाणुओं की कॉलोनी को, इंग्लिश में इसे कॉलोनी कहते हैं, कॉलोनी को रंगहीन बना देता है, तो जीवाणुओं की कॉलोनी रंगहीन बन जाएंगी, ठीक है, बन जाएंगी। देखो हमने क्या किया, PUC8 नाम का प्लाज्मिड वेक्टर लिया, उस प्लाज्मिड वेक्टर को अगर नॉर्मल देखा जाए तो उसके अंदर क्या है, लैक जेड जीन है, जिसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम बनता है और इसके बनने की वजह से जीवाणुओं की कॉलोनी क्या हो जाती है, नीले रंग की हो जाती है। इस बात को आप याद रखना, जीवाणुओं की यह एंजाइम यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीवाणुओं की कॉलोनी को क्या कर देता है, नीले रंग का कर देता है। लेकिन जब हम क्या डाल देंगे, जब हम
वांछित डीएनए डाल देंगे, जब हम वांछित डीएनए डाल देंगे तो क्या होगा, रंगहीन कॉलोनी बनेंगी, यानी कि बिना रंग की बनेंगी। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, अपुनर्योजित जो था वो ब्लू कलर का दिखता था हमको, और पुनर्योजित जो होगा वो हमको रंगहीन नजर आएगा। यानी रंगों के आधार पे, कलर के आधार पे हमने क्या कर दिया, अपुनर्योजित को पुनर्योजित से अलग कर दिया, यानी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हमने नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग कर दिया। ठीक है, तो इतनी बातें लिखो, फिर मैं आगे की बातें आपको लिखवाती हूँ। ठीक है, चलो आगे की बातें लिखते हैं। अब आगे की बातें लिखते हैं, चलो देखो, PUC8 प्लाज्मिड से हम अपुनर्योजित यानी कि नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पुनर्योजित यानी कि रिकॉम्बिनेंट से रंग के आधार पर अलग कर सकते हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में रंग को एक स्पेशल नाम दे दिया है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, यानी कि ऐसा पदार्थ जो क्रोमोजेनिक हो, जो रंग उत्पन्न कर सके, जिसे हिंदी में आप कहते हो वर्णोत्पादकीय पदार्थ। हिंदी में भी आप क्रोमोजेनिक सब्सटेंस बिल्कुल कह सकते हो इसे। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस मतलब ऐसी चीज जो रंग प्रोड्यूस करे, जो रंग बनाए। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ऐसी चीज बनाता है जो क्या बना देगी, रंग वाली कॉलोनी बनाएगी, यानी कि नीले रंग वाली और या फिर रंगहीन। तो देखो, अगर आपका रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, तो व्हाइट कॉलोनी मिलेगी आपको, सफेद या रंगहीन आप कह सकते हो, व्हाइट कॉलोनी। और अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट है, यानी कि अपुनर्योजित है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो आपको कैसे मिलेंगी, आपको मिलेगी ब्लू कॉलोनी, यानी कि नीली कलर की कॉलोनी। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई PUC8 के बारे में। हम कर क्या रहे हैं, हम जीन के अंदर जो आप पहले से जीन है उसमें कुछ ऐसा डाल रहे हैं जिसकी वजह से वो जीन क्या हो जा रहा है, इनएक्टिवेट हो जा रहा है। तो इसी को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी कहते हैं। थोड़ी देर में समझते हैं इस बात को, तब तक आप इसे नोट करो। ठीक है, एक बार नोट कर लो इसे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे मिटाती हूं। देखो, अब एक हेडिंग डालो छोटी सी, जिसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, हेडिंग डालो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यानी निवेशी निष्क्रियता। ठीक है, ये क्या होता है समझना एक बात। हम क्या कर रहे थे, हम दोनों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक है आपका PBr322, एक मिनट, PBr322, और दूसरा यहां पे ले लेते हैं PUC8।
PuC8। दोनों में यहाँ पे इसमें था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, यहाँ पे था एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। यहाँ पे इसमें क्या था, LAC-Z, ये जीन था, ठीक है, ऐसा नॉर्मल कंडीशन में था। जैसे ही हमने बाहरी डीएनए को, बाहरी या विजातीय या फिर कह सकूं वांछित डीएनए या डिजायर्ड डीएनए को जैसे ही यहाँ पे डाला, जैसे ही यहाँ पे डाला तो क्या हो गया था, LAC-Z जीन ने और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ने अपना काम करना बंद कर दिया था। यानी जैसे ही हमने विजातीय डीएनए का निवेश किया, उसको अंदर डाला, इंसर्ट किया, वैसे ही क्या हुआ, ये दोनों इनएक्टिव हो गए, निष्क्रिय हो गए, ठीक है। प्लाज्मिड में आपके जीन का निष्क्रिय हो जाना बिकॉज ऑफ इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यानी बाहरी या विजातीय डीएनए के निवेश करने की वजह से प्लाज्मिड के जीन का निष्क्रिय हो जाना क्या कहलाता है, आपका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। मैं लिखवा देती हूं, आप इस बात को लिख लो, लिखो, प्लाज्मिड के जीन का, एक मिनट, मुझे ऐसे लिखवाना चाहिए, वांछित डीएनए के निवेश से, निवेश मतलब डालने से, ठीक है, निवेश से प्लाज्मिड के जीन का निष्क्रिय हो जाना निवेशी निष्क्रियता कहलाता है, निवेशी निष्क्रियता कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं निवेशी निष्क्रियता, या इंग्लिश में इसी बात को मैं लिख देती हूँ, इंग्लिश में लिखूँ तो इनएक्टिवेशन ऑफ जीन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। अब वो प्लाज्मिड PuC8 भी हो सकता है, PBr322 भी हो सकता है। प्लाज्मिड डीएनए ड्यू टू इंसर्शन या आप कह सकते हो इंसर्शन नहीं लिखो, बेटर है, इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि PBr322 में जैसे ही हम कोई फॉरेन डीएनए डालते हैं तो टेट्रासाइक्लिन वाला जीन अपना काम करना बंद कर देता है। PuC8 में जैसे ही हम कोई फॉरेन डीएनए या वांछित डीएनए डालते हैं वैसे ही LAC-Z जीन भी अपना काम करना बंद कर देता है। तो ये क्या हो जा रहे हैं, निष्क्रिय हो जा रहे हैं। कुछ निवेश करने की वजह से कुछ चीज़ें क्या हो जा रही है, निष्क्रिय हो जा रही हैं। इसी को हम कहते हैं निवेशी निष्क्रियता, यानी फॉरेन डीएनए इंसर्ट करने की वजह से जो ऑलरेडी यहाँ पे जीन प्रेजेंट है उनका क्या हो जा रहा है, इनएक्टिवेशन। इसी को हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। तो इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। आई एम सॉरी मैं आपको TI प्लाज्मिड अभी नहीं पढ़ा पाई। कल के लेक्चर में हम TI प्लाज्मिड देखेंगे, एक और नया टॉपिक हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपने दो चीज़ें पढ़ी, पहला चीज़ PuC8 प्लाज्मिड और दूसरा चीज़ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ PuC8 के लिए नहीं था, दोनों प्लाज्मिड के लिए था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आपके NCERT ने इसे PuC8 के लिए दे रखा है, जहां उसने ब्लू रंग की कॉलोनी, नीली कॉलोनी की बात की है, वहां इसे दे रखा है। तो जरूरी नहीं है सिर्फ वहीं, दोनों जगह ये काम हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना। यही जो कल का लेक्चर और आज का लेक्चर, यही सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपके पूरे इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसे आप जरूर अच्छी तरह से समझ लेना, अच्छी तरह से देख लेना, और PBr322 वाले का जो प्लाज्मिड था उसका डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन आपसे कई बार पूछ लेता है, तो इसका भी आप डेफिनेशन याद रखना,
ठीक है। खैर PUC 8 का उतना ज़रूरी नहीं है, आप इसका ज़रूर याद रखना। PUC 8 में बस आपको इतना याद रखना है कि अपुनर्योजित से नीले रंग की कॉलोनी बनती है और पुनर्योजित से सफ़ेद रंग की कॉलोनी बनती है, बस। ठीक है, इतना बातें आपको याद रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहाँ हम TI प्लाज्मिड पढ़ेंगे। कुछ भी आपके NCERT का बाहर नहीं है, 90 से 98% आपके NCERT का ही मैं पढ़ा रही हूँ, 98% तक। ठीक है, 1-2% जो PUC 8 नाम लेना पड़ा वो मजबूरी थी, क्योंकि इसके बारे में दिया हुआ है लेकिन इसका पूरी बात नहीं दी हुई है, तो अधूरी बात समझ में नहीं आती, इसीलिए मुझे उसका नाम लेना पड़ा। ठीक है, तो कल के क्लास में हम TI प्लाज्मिड देख लेंगे और कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है देख लेंगे, कल, परसों और उसके बाद एक और दिन। 3 क्लास में आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अब 3 क्लासों में कुछ खास बचा नहीं है, बिल्कुल आप देख लोगे, आपको आसानी से समझ आता जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में TI प्लाज्मिड के साथ।